हेलो, आज इसमें हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो देखो ये मैप के थ्रू बताए हैं, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। फर्स्ट होगा आपका अप्रत्यक्ष मराठा शासन। ये कब से कब तक था? तो 1741 से 1757 तक था। इसमें कितने शासक थे? तो दो ही हैं, एक है रघुनाथ सिंह और सेकेंड है आपका मोहन सिंह। सेकेंड है मराठा शासन 1758 से 87। छत्तीसगढ़ में शासकों का क्रम, बिम्बाजी भोसले आए 1758 से 1787 तक, चिमनाजी भोसले 1787 से 1788, वेंकोजी भोसले 1788 से 1811, पुरशाजी भोसले 1811 से 1816, अप्पा साहेब 1860 से 1818। फिर उसके बाद आते हैं मराठा शासन के बाद कौन आएंगे? तो सूबा शासन व्यवस्था आएगा 1788 से 1818 है। तो यहाँ पे सूबेदारों का क्रम, फर्स्ट है महिपत राव दिनकर 1788 से 1790, फिर है विट्ठल राव दिनकर 1790 से 1796, फिर भवानी कालू 1796 से 1797, केशव गोविंद 1797 से 1808, बीकोजी पिंडरी 1808 से 1809, बिंकाजी गोपाल 1809 से 1817, सखाराम हरि एवं सीताराम टांडिया 1817, यादव राव दिवाकर 1817 से 1818। फिर जैसे ही हमारा सूबा शासन व्यवस्था खत्म होगा, फिर कौन आ जाएंगे? ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। ये कब से कब तक था? तो 1818 से 1830। अधीक्षकों का क्रम, फर्स्ट है हमारे कैप्टन एडमंड 1818, कैप्टन अगेन्यू 1818 से 1825, कैप्टन हंटर 1825, कैप्टन सैंडिस 1825 से 28, कैप्टन विल्किंसन 1828, कैप्टन क्राफर्ड 1828 से 1813। फिर है पुनः मराठा शासन 1830 से 1854। जिलेदारों का क्रम, कृष्णराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम बापू, गोविंद राव अप्पा, गोपाल राव अप्पा। फिर लास्ट है हमारा प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854 से 1947, 13 मार्च 1854 को डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत सम्मिलित। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है अप्रत्यक्ष मराठा शासन, इनके बाद आएंगे मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, फिर मराठा शासन, मराठा शासन के बाद राज आएंगे सूबा शासन, सूबा शासन के बाद ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, फिर पुनः मराठा शासन और लास्ट में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। तो एक बार मैप है, इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आगे का कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या था, हमने जब मैप में देखे थे तब अप्रत्यक्ष मराठा शासन। अप्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक था? 1741 से 1758 तक था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक है रतनपुर कलचुरी शाखा और एक है रायपुर कलचुरी शाखा। तो रतनपुर कलचुरी शाखा में कौन है? 2 लोग, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह, ये 2 लोगों का ही नाम है। रायपुर कलचुरी शाखा में अमर सिंह और शिवराज सिंह। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से 1787 तक। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 14 फरवरी 1755 को नागपुर के साम्राज्यवादी प्रशासक रघुजी प्रथम की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, किंतु पेशवा के हस्तक्षेप के कारण उनके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष पर विराम और नागपुर के भोसला साम्राज्य का समझौते के अनुरूप विभाजन हुआ। इस विभाजन में संपूर्ण नागपुर साम्राज्य भोसला साम्राज्य को निम्नलिखित 4 हिस्सों में बांट दिया गया। फर्स्ट है नागपुर का वारिस बड़े पुत्र जानोजी को बनाया गया। सेकंड है चांदा का वारिस मुधो जी को बनाया गया। थर्ड है बरार का वारिस साबा जी को बनाया गया। फोर्थ, अधिग्रहित छत्तीसगढ़ क्षेत्र का शासन कनिष्ठ पुत्र बिम्बाजी को सौंपा गया। बिम्बाजी भोसले 1757 में शासन करने के लिए रतनपुर आए। उस समय मोहन सिंह व्यवधान उत्पन्न करने की तैयारी थे, परंतु वे अचानक बीमार पड़ गए और अंततः बिम्बाजी भोसले को 1758 में सत्ता की प्राप्ति हुई। अब देखेंगे रघुजी भोसले। फर्स्ट है जानोजी भोसले नागपुर क्षेत्र, साबाजी भोसले बरार द्वारा क्षेत्र, मुधोजी भोसले चांदा क्षेत्र और लास्ट है बिम्बाजी भोसले अधिग्रहित छत्तीसगढ़ क्षेत्र। अब जो मुधोजी भोसले हैं इसमें 3 पार्ट है, रघुजी द्वितीय चांदा क्षेत्र, चिमनाजी भोसले बिम्बाजी का उत्तराधिकारी छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, फिर है वेंकोजी भोसले और उसके बाद है अप्पाजी भोसले। रघुजी द्वितीय के बाद है रघुजी द्वितीय का पुत्र पुरुषाजी भोसले। ठीक है, तो ये मैप एक बार अच्छे से देख लो। अब इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो था
वेंकोजी भोसले, अप्पाजी भोसले जस्ट उसके आगे है। फिर ये छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासक है कौन कौन है? बिम्बाजी भोसले, चिमनाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, पुरुषाजी भोसले और अप्पाजी भोसले। ये इंपॉर्टेंट, हमेशा इनके ईयर के साथ इनको मैचिंग वगैरह में पूछा जाता है। तो एक बार देख लो, बिम्बाजी भोसले का टाइम कब से कब तक है? 1758 से 1787। चिमनाजी भोसले का 1787 से 1788। वेंकोजी भोसले 1788 से 1811। पुरुषाजी भोसले 1811 से 1816। अप्पाजी भोसले 1860 से 1818। अब फर्स्ट देखते हैं बिम्बाजी भोसले, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिम्बाजी भोसले का शासनकाल कब से कब तक है? 1758 से 1787 तक। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन है? बिम्बाजी भोसले 1758 से 1787। अब है प्रशासनिक नीति। बिम्बाजी नागपुर राजा के सहायक के रूप में यहाँ शासन के लिए नियुक्त किया गया, तथापि उसने परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपने को यहाँ का स्वतंत्र शासक बना लिया। वह राज्य का संपूर्ण लगान वसूल करता था तथा लगान का कोई भी भाग नागपुर में नहीं देता था। किसी भी मामले में वह स्वयं निर्णय लेता था, नागपुर से संबंध नहीं रखता था। सेना का खजाने पर पूरा नियंत्रण था। इन्होंने छत्तीसगढ़ में अपने सिक्के नहीं ढलवाए, वरन नागपुरी रुपया प्रचलन में रखा। बिम्बाजी का पृथक दरबार, पृथक सलाहकार एवं पृथक सेना थी। इस व्यवस्था में नागपुर शासन किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। छत्तीसगढ़ सहित, अब देखेंगे शासन क्षेत्र। छत्तीसगढ़ सहित संबलपुर, पटना के 18 गढ़ भी सम्मिलित थे। राजधानी इनकी रतनपुर, मराठों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी। स्थापत्य तो राम टेकरी मंदिर कहाँ पर है? रतनपुर में है। संगमेश्वर शिव मंदिर रतनपुर। अमरकंटक में नर्मदा माई मंदिर में कुंड व मंदिर निर्माण। फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर रतनपुर। फिर खंडोबा मंदिर रतनपुर। रतनपुर में मस्जिद का निर्माण करवाया। जीर्णोद्धार दूधाधारी मठ रायपुर, निर्माणकर्ता बलभद्र दास। प्रशासनिक सुधार, रायपुर एवं रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की। राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक 2 जमींदारियां प्रारंभ की। फिर परगना पद्धति के सूत्रधार, जन्मदाता कौन है? विठ्ठल राव दिनकर। मोहम्मद खान तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने मदनगढ़ किले क्षेत्र के 5 स्थानों अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर, किकरदा को पुरस्कार स्वरूप भेंट किए। मोहम्मद खान तारान 200 घुड़सवार एवं 500 पैदल सेना के नेतृत्व करता थे। इन्होंने मराठी, गोंडी व उर्दू भाषा का तथा मोड़ी लिपि का प्रयोग किया था। अब देखेंगे न्यायालय, तो इन्होंने रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना कर जनता को न्याय संबंधी सुविधाएं प्रदान की। यात्री तो मिस्टर लैंकी। सांस्कृतिक प्रथा, दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रारंभ। ग्राम दान, राजिम में राजीव लोचन मंदिर के खर्च के लिए 1 गांव दान में दिए। 1799 में दूधाधारी मठ को कुछ ग्राम देने में दान में दिए। बिम्बाजी भोसले की मृत्यु 7 दिसंबर 1787 को हुआ। इसका उल्लेख छत्तीसगढ़ के आए यूरोपीय यात्री मिस्टर कोलब्रुक की यात्रा विवरण से मिलता है। इनकी 3 वाइफ थी, फर्स्ट आनंदीबाई, सेकंड उमाबाई और थर्ड रमाबाई। आनंदीबाई बिम्बाजी की मृत्यु के उपरांत 1787 से 1801 में सत्ता की बागडोर संभाली। इनका सूबेदार महिपत राव के साथ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। सूबेदार को शासन के सभी महत्वपूर्ण कार्य में आनंदीबाई ने सलाह लेनी पड़ती थी। इन्होंने राम टेकरी मंदिर में मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़ी हुई स्थिति में बिम्बाजी की प्रतिमा का निर्माण करवाया। आनंदीबाई ने रतनपुर किले के भीतर श्री लक्ष्मी नारायण के एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया। आनंदीबाई के समकालीन मराठा शासक थे बिम्बाजी 1758 से 1787, चिमनाजी 1787 से 1788, वेंकोजी भोसले 1788 से 1811। सेकंड देखेंगे उमाबाई, अपने पति के मृत्यु से दुखी होकर 1787 में सती हो गई। परिणाम स्वरूप रतनपुर से सती चौरा का निर्माण करवाया गया। रमाबाई पति के वियोग में वन चली गई। फिर प्रमुख पदाधिकारी, जिस समय बिम्बाजी भोसले नागपुर से रतनपुर आए उस समय प्रशासन कार्य के लिए वह अपने कुछ अनुभवी व्यक्तियों को भी लाया था। जिसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम इस प्रकार है। फर्स्ट, घोड़ो महादेव राज्य का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी और व्यवस्थापक और दीवान थे। कृष्ण भट्ट उपाध्याय राज पंडित। मशार रिल्हे सह सलाहकार घोड़ो महादेव का। रामचंद्र बख्शी कीब प्रमुख, किला प्रमुख। माधव रामचंद्र मजूमदार लेखा
कृष्णाजी मोहिते राजस्व विभाग, महमूद खां शासन में, कादर खां सेना विभाग, नीलू पंडित सेनापति, पांडुरंग महाडिक सर सेनापति सैन्य। फिर नोट, बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रारंभ में सत्ता का संचालन नीलकंठ के माध्यम से किया। अब है जमींदारों से संबंध। जमींदारों के साथ बिंबाजी भोसले के संबंध अच्छे थे, किंतु जो जमींदार टकोली अदा करने में आनाकानी करते थे और वे समझौते को नहीं मानते थे, उनका कठोरता पूर्वक दमन किया गया। जमींदारों के आंतरिक मामलों से संबंधित जमींदारों को स्वायत्तता प्राप्त थी। छत्तीसगढ़ के प्रमुख 32 जमींदारों से 68,721 रुपये टकोली वार्षिक कर के रूप में प्राप्त होता था। फर्स्ट है धमधा। यहाँ के जमींदार ने विद्रोह किया और कालांतर में 1781 में बिंबाजी भोसले के आक्रमण के डर से जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिया। खैरागढ़, संभवतः यहाँ का जमींदार टकोली देने में आनाकानी करता था, इस कारण टकोली की दर उच्च कर दी गई थी। खैरागढ़ जमींदार से सर्वाधिक 24,000 रुपये टकोली वसूल किया जाता था। साथ ही वह 500 घुड़सवार सैनिक की मदद भी करता था। 1768 में खैरागढ़ पर बिंबाजी ने आक्रमण किया। कांकेर का राजा धीरज सिंह था। सिहावा तालुक कांकेर के अधीन थी। संभवतः बस्तर क्षेत्र में नियंत्रण के लिए इनसे कोई टकोली नहीं लेते थे, अपितु उसके बदले में 500 घुड़सवार सैनिक का सहयोग प्राप्त करते थे। कोरबा, यहाँ के जमींदार ने विद्रोह किया, परिणाम स्वरूप उसकी जमींदारी जब्त कर ली गई। चांपा, यहाँ के जमींदार को दीवान कहते थे। पंडरिया, बिंबाजी भोसले से इनका संबंध मधुर नहीं था। चांग बकार, इस रियासत के राजा ने टकोली देने से मना किया, परिणाम स्वरूप 1775 में इस क्षेत्र पर आक्रमण कर वार्षिक टकोली देने के लिए बाध्य कर दिया गया। सरगुजा, 1781 में महिपत राव काशी के नेतृत्व में इस जमींदारी पर आक्रमण कर दिया गया और इसे भी वार्षिक टकोली देने के लिए विवश किया। बस्तर, मराठों और बस्तर रियासतों के राजाओं के मध्य संबंध परिस्थिति अनुसार बदलते रहते थे। मराठे बस्तर से केवल लगान एकत्र करते थे, शेष मामलों में बस्तर के राजा स्वतंत्र थे। विशेष, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम कायस्थ 1880 से 1930, तारीखें है वंशी एवं शिवदत्त शास्त्री इतिहास समुच्चय, दोनों ने बिंबाजी के शासन की प्रशंसा की। रतनपुर के महामाया मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित पचकौड़ को 1758 में वार्षिक अनुदान देने की घोषणा की थी। बिंबाजी भोसले का यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चिमनाजी भोसले को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।